हेलो फ्रेंड्स, टारगेट प्लस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की नई विज्ञप्ति आ चुकी है जिसमें 5,388 पद है। तो अब आप सभी के मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, कैसे शुरुआत की जाए ताकि इसमें हम सफलता हासिल कर सके। तो अब देखिए, हम यहाँ जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड बिजनेस मेथड के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बिजनेस मेथड जो पेपर है आपका बिजनेस मेथड, देखिए इसमें जो आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पेपर से, और एक जो क्वेश्चन होगा वो आपके होगा 3 मार्क्स का। तो यदि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 25 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे तो बच्चों कितने अंक का हुआ ये पेपर? 75 अंक का ये आपका पेपर होता है। तो अब सबसे बड़ा देखिए, आपको बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है इसके आपको जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है उसका पूरे सिलेबस की यहाँ जानकारी दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, सही दिशा में रखा गया एक कदम आपको सफलता हासिल करा सकता है। तो ऐसा आप क्या ना करें जिससे आपको इसमें सफलता ना मिले। तो किस तरीके से अपन यहाँ इसको देखेंगे, देखिए बिजनेस मेथड मतलब व्यावसायिक पद्धति। बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है उसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो आता है आपके बिजनेस। अब देखिए, बिजनेस जो है व्यवसाय। अब व्यवसाय में जो आपके सबसे पहले अपन जो यहाँ चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। अब देखिए, आपके ये टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर में, व्यवसाय चैप्टर में कवर होते हैं, जिसमें देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस मीन्स क्या है? व्यवसाय का परिचय। अब व्यवसाय का परिचय मतलब क्या है कि व्यवसाय क्या होता है, इसमें क्या क्या है, क्या इंक्लूड है, क्या नहीं है, ये सब आपके व्यवसाय का अर्थ क्या है, सब अपन इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस है, वो सब अपन इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस में यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का क्षेत्र है। अब व्यवसाय के क्षेत्र में जैसे आपके कॉमर्शियल, जैसे आपके इंडस्ट्री हो गई, कॉमर्शियल हो गई, ये सारे आपके स्कोप ऑफ बिजनेस में आ जाएंगे कि क्या स्कोप है बिजनेस का। नेक्स्ट आपके आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस व्यवसाय का उद्देश्य है। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आज यहाँ आप लोग जैसे मौजूद हैं तो आपके इसके पीछे भी आपका कोई ना कोई उद्देश्य है। तो इसी तरीके से जो बिजनेस का है कोई ना कोई पर्पस या उद्देश्य जरूर होता है। तो वही अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है। फिर आता है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का नाम सुनते ही सबको ऐसा लगता है ये एथिक्स क्या है। तो बिजनेस एथिक्स जो है आपके व्यवसायिक नीति शास्त्र है। अब व्यवसायिक नीति शास्त्र क्या है? बेसिकली व्यवसायिक नीति शास्त्र से मतलब यहाँ पे है कि जो व्यवसाय के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई है, क्या क्या अच्छी अच्छी पॉलिसीज है जिससे बिजनेस आगे ग्रोथ करे, तो व्यवसायिक नीतियों से यहाँ पे बिजनेस नीतियां हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ये होता है आपके CSR। CSR होता है आपके CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि जैसे कि एक व्यवसायी का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि यदि समाज का व्यवसाय के प्रति उत्तरदायित्व है तो आप ऑब्वियसली आपको भी पता है कि समाज व्यवसाय का भी जरूर समाज के प्रति कोई ना कोई उत्तरदायित्व होगा। तो एक व्यवसायी का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, या समाज एक व्यवसायी से क्या आशाएं रखता है, दोनों अपन यहाँ कह सकते हैं। तो CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि व्यवसाय कितना इजी है, बिजनेस मेथड सब्जेक्ट कितना इजी है। पूरा का पूरा जो बिजनेस मेथड जो सब्जेक्ट है थ्योरिटिकल है, इसमें कहीं कोई प्रैक्टिकल का नाम नहीं है। तो बहुत मतलब इजी सब्जेक्ट है।
यदि आप इसको कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे, तो आपका इसमें कोई प्रश्न गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इतना इजी देखिए, व्यवसाय क्या है, क्या उद्देश्य है इसके, क्या क्षेत्र हैं, इसके लिए क्या क्या नीतियां बनाई गई है और क्या समाज के प्रति दायित्व है। देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर आपके आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मतलब यह है कि व्यवसायिक संगठन का प्रारूप। अब व्यवसायिक संगठन के प्रारूप से मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको क्या करना पड़ता है, कई संगठन बनाने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, एकल स्वामित्व है। तो यदि कोई व्यवसायी एक अकेला व्यक्ति कोई व्यवसाय चलाता है या स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकल स्वामित्व। दूसरा आता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप सभी को पता होगा, कोई भी बिजनेस यदि अपन साझेदारी में करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप या साझेदारी। फिर नेक्स्ट आता है आपके कंपनी। कंपनी का यहाँ पे मतलब क्या है, कंपनी से यहाँ पे मतलब ये है कि जब मतलब कई लोग मिलकर के, कितने असंख्यक लोग मिलकर के या कई लोग मिलकर के व्यवसाय शुरू करते हैं और वो उस व्यवसाय को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराते हैं या रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वो किसका रूप ले लेती है, कंपनी का रूप ले लेती है, जिसको क्या कहते हैं, कंपनी अधिनियम एक्ट है, उसके अंतर्गत यदि रजिस्टर करा लेते हैं अपने व्यवसाय को तो वो क्या बन जाती है, कंपनी। तो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यवसायिक संगठन का प्रारूप है। अब अपन देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड चैप्टर इसका जो आता है बिजनेस मेथड का, वो आपके आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली नाम से ऐसा लगता है कि क्या है, बच्चों को थोड़ा सा नाम सुनकर ही ऐसा लगता है, जबकि बेसिकली ये है क्या। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। क्या होता है, उद्यमिता। अब उद्यमिता क्या है, देखिए आजकल आपने बहुत सुना होगा कि है ना, कई स्टार्टअप चलाते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उद्यमी बनते हैं, तो ये सब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है उद्यमिता की, एंड कॉजेज ऑफ लॉ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। मतलब कि भारत में उद्यमिता का जो धीमा विकास हो रहा है या हुआ है, क्या कारण है जिसकी वजह से भारत में उद्यमिता का धीमा विकास है या धीमी गति से विकास है, कि क्यों, मतलब लोग फटाफट कह देते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हम तो सरकार गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे पर हमें बिजनेस नहीं करना। क्या कारण है, तो मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जोखिम नहीं उठाना चाहता या रिस्क नहीं उठाना चाहता या उसमें साहस की कमी है। तो इसी वजह से यह है कि अपने इंडिया में जो है कॉजेस ऑफ लॉ डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया, की धीमी गति से भारत में उद्यमिता का विकास हो रहा है, कि साहस की कमी है या जोखिम की कमी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ चैप्टर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, 1881, ऐसा नाम पढ़ते ही अपन को लगता है कि कानून की बात आती है, लॉ की बात आती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन होंगे ही होंगे, और ट्रांजैक्शन से मतलब क्या है, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन, मतलब पैसों का लेन देन। अब पैसों का लेन देन होगा तो यदि बिजनेस में जहां फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पक्का निश्चित है कि पेपर्स की आवश्यकता होती है, कागजों की आवश्यकता, और यही कागज क्या कहलाते हैं आपके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अपन क्या क्या देखेंगे, यहाँ क्या क्या पढ़ना है अपन को, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ देखेंगे अपन, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार, टाइप्स देखेंगे। अब कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स से देखिए, पहला है प्रोमिसरी नोट, मतलब प्रतिज्ञा पत्र। अब प्रतिज्ञा पत्र है, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, एंड आपके नेक्स्ट आता है चेक। तो चेक के बारे में तो सभी बच्चों ने जानते हैं, कि आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली लाइफ में पापा बोलते हैं कि बैंक में बेटा चेक डिपॉजिट करा के आना, जो भी है, तो चेक का नाम तो सभी बच्चों आप लोगों ने सुनी रखा होगा। देखिए अब अपन ने देखा, ये 4 टॉपिक अपन ने देखे, तो आप लोग
देख इससे आप लोगों को क्या लगा, कहीं कोई न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन आया? नहीं, पूरा का पूरा जो बिजनेस मेथड सब्जेक्ट है प्योरली थ्योरेटिकल है, कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो आप यदि चाहते हैं इस सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त हो आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल बेस स्टडी करनी पड़ेगी, कंसेप्ट बेस स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से लेके 12-14 तक तो क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मतलब क्या है यहाँ पे कि सिंपल लैंग्वेज डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। पर जब आगे अपन बढ़ते हैं धीरे धीरे 15 से 25 क्वेश्चन तक, तो आपको लगेगा कि इसमें उन क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चन को करने में जितना आपको 14 क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगा, उतना आपको 10 क्वेश्चन को करने में आपकी नानी याद आ जाएगी। तो वो जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल बेस स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा उन क्वेश्चंस में। तो उनमें अंक हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अपन फिर आता है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नाम सुनते ही देखिए आपको क्या लग रहा होगा कि आप देखिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, पैसा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, और उसको कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, फाइनेंस की जरूरत होगी। अब फाइनेंस आते ही आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न ये उठा, कहाँ से पैसा आएगा, क्या क्या सोर्स है फाइनेंस के, मतलब व्यावसायिक वित्त के स्रोत। तो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, देखिए आप बैंक से ले सकते हैं, और मालिक अपने घर से ला सकता है, शेयर्सों को बेच सकता है, मतलब इस तरीके से कई सोर्स है जिससे कि एक व्यवसायी अपने फाइनेंस की व्यवस्था कर सकता है, पैसों की व्यवस्था कर सकता है, और व्यवसाय को चालू कर सकता है और आगे कंटिन्यू रख सकता है। तो व्यवसाय चालू रखने के लिए ही नहीं, आगे उसको मेंटेन रखने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, फाइनेंस की। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली व्यवसायिक वित्त के स्रोत से यह मतलब है कि व्यवसाय के कौन कौन से स्रोत है व्यवसायिक वित्त के जिससे पैसा आ सकता है और हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। फिर इसमें आता है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग तो बहुत कॉमन है बच्चों, पता है, विज्ञापन। अब आप किसी भी चीज में देखिए, आप टीवी पे भी आए दिन विज्ञापन देखते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते रहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग क्या है, एक तरीके से प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, कि किसी भी प्रोडक्ट को या जैसे कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसका आप टीवी पे क्या देखते हैं, एडवर्टाइजिंग देखते हैं। टीवी पे हो चाहे मोबाइल पे हो, किसी भी चीज पे आप उसका क्या देखते हैं, एडवर्टाइजिंग। क्योंकि उससे पहले कस्टमर्स को क्या कराया जाता है, परिचित कराया जाता है कि वो नया प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि जब तक कस्टमर को पता ही नहीं होगा, तो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो कस्टमर जल्दी से उसको परचेज नहीं करेगा। तो सबसे पहले कोई भी मार्केट में नई चीज आती है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, मतलब विज्ञापन। मतलब विज्ञापन से मतलब है ग्राहकों को जानकारी देना उस प्रोडक्ट के बारे में या कोई भी सर्विसेज के बारे में। तो अब एडवर्टाइजिंग के बारे में अपन क्या देखेंगे, यहाँ एडवर्टाइजिंग का अपन देखेंगे मीनिंग, क्या अर्थ है विज्ञापन का, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, और एंड मेथड्स। मेथड्स के मतलब है कि विज्ञापन की कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए अब ये क्या है, कंज्यूमर राइट जो है उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि जब, और क्या है कि यदि किसी भी उपभोक्ता को या ग्राहक को सताया जाता है तो वो क्या क्या कदम उठा सकता है, क्या क्या उपभोक्ता को राइट्स हैं, तो उसके बारे में ये सारे अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उपभोक्ता के अधिकार। और जब उन उपभोक्ता को सताया जाता है तो वो अपने क्या क्या अधिकार है उसके क्या क्या कदम उठा सकता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, मानव संसाधन प्रबंध। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली मानव संसाधन प्रबंध। अब देखिए मानव संसाधन प्रबंध का नाम आते ही देखिए कि मनुष्य की बात आती है। अब कोई भी संस्था में कर्मचारी काम करता है, ठीक है, मजदूर काम करता है, श्रमिक वर्ग, अधिकारी वर्ग सब होते हैं। तो उस संस्था के लिए ये सब क्या है, मानव संसाधन प्रबंध। तो यदि कोई कंपनी के लिए
कोई प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी संपत्ति होती है ना। तो इसी तरीके से एक कंपनी के लिए मानव संसाधन भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उतना ही महत्व रखती है जितना कि कंपनी के लिए उसकी प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब तक कोई अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगा, तो कंपनी, क्योंकि एक कंपनी के लिए या एक व्यवसाय के लिए अच्छा मानव संसाधन प्रबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कौन कमा के देगा, जो एम्प्लॉय होंगे वही तो प्रॉफिट कमा के देंगे। तो किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, देखिए प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स नियोजन, कि किस तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन का नियोजन किया जाए। अब नियोजन तो हो गया, अब भर्ती, रिक्रूटमेंट क्या है, भर्ती। अब भर्ती मतलब भर्ती अपन ने आयोजित कर दी, अब बहुत सारे आ गए बंदे, अब उनका किस तरीके से सिलेक्शन किया जाए, क्या चुनाव प्रक्रिया होगी, उनके सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होगी। अब उनका सिलेक्शन भी हो गया कंपनी में या व्यवसाय में, उसके बाद उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है या कैसे प्रशिक्षण देना है। तो देखिए आपको, अब अपन ने यहाँ तक देखा, जो सिलेबस अपन ने देखा, यहाँ तक आपको कहीं कुछ लगा बिजनेस मेथड में कोई न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल? पूरा का पूरा मैंने क्या कहा है, प्योरली थ्योरिटिकल है। और कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों ही यहाँ पे हैं, तो कॉमर्स वाले बच्चे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि हमें आता है, क्योंकि बिजनेस मेथड सब कॉमर्स वाले बच्चों को क्या लगता है हमें तो आता है, 2 दिन पढ़ के बिजनेस मेथड सब्जेक्ट तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, 14 जो क्वेश्चन आएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, बाकी के जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत घुमा फिरा के आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चन को करने में आप लोगों को नानी याद आएगी, उसी के लिए आपको डीपली स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट आता है आपके कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण। कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण। संप्रेषण से मतलब क्या है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, यही क्या है, एक तरीके से संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन में देखिए क्या क्या अपन को टॉपिक्स कवर करने हैं। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या संप्रेषण की प्रक्रिया है। बैरियर्स, बैरियर्स मतलब बाधाएं, बैरियर्स मतलब क्या है, बाधाएं। एंड सजेशन टू ओवरकम बैरियर्स, आपको मतलब क्या क्या सुझाव है कि संप्रेषण में जो आने वाली बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव है, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन एक तरीके से क्या है, मेनली अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, वही क्या है आपके कम्युनिकेशन, अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स क्या है, अनुशासन। अब देखिए जब तक चाहे कंपनी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे आपकी रियल लाइफ हो यहाँ पे, क्योंकि आपको यदि किसी ने, आपको पहुंचना है 5 बजे और यदि आप 5 बजे नहीं पहुंचे तो आपका क्या होगा, जिस बंदे से आपको मिलना है वो आपको 10 मिनट 15 मिनट वेट करेगा और चला जाएगा। तो कहीं पे भी देखिए, रियल लाइफ हो चाहे आपका कुछ भी हो, बिजनेस हो, सब में आपको अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुशासन रखना बहुत जरूरी होता है। तो अनुशासन या डिसिप्लिन में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, कॉजेज, क्या कारण है अनुशासन रखने के, एंड सजेशन फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव डिसिप्लिन मतलब प्रभावशाली अनुशासन, प्रभावशाली अनुशासन मतलब क्या क्या सुझाव है प्रभावशाली अनुशासन के लिए, क्या क्या अपन तरीके अपना सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है इफेक्टिव डिसिप्लिन के लिए कि जिससे इफेक्टिव डिसिप्लिन अपन कर सके। कोऑर्डिनेशन मतलब अब कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, क्या है, समन्वय, जिसमें अपन करेंगे इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल। अब देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कोई भी 2 बिजनेसमैन है या कोई 2 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट तो कहाँ जा रहा है और मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो उधर जा रहा है, वो दूसरी दिशा में जा रहा है, आपस में उनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो क्या आप ही बताइए, वो अपना जो टारगेट है या जो उनके लक्ष्य हैं या उनके क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत
जरूरी है सफलता के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी जूनियर अकाउंटेंट के पेपर की आप लोग रिसेंटली तैयारी कर ही रहे हैं, शुरू कर दी होगी। तो जैसे आप पेपर सेकंड की तो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, पेपर सेकंड को छोड़ दे रहे हैं, या पेपर सेकंड की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप जूनियर अकाउंटेंट में सफलता हासिल कर पाओगे? नहीं। दोनों की जो तैयारी है बराबर होनी चाहिए, दोनों को आप समान तरीके से देखेंगे, कोऑर्डिनेशन से करेंगे, कि दोनों की कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे दोनों पेपर्स में, तब जाके आपको जूनियर अकाउंटेंट में सफलता हासिल होगी। तो यही है कोऑर्डिनेशन बिजनेस में भी, कि जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं बिठाएंगे, मतलब एक व्यवसायी अपने श्रमिकों से मान लीजिए या एम्प्लॉय से मान लीजिए, आपस में उनकी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके एक बिजनेसमैन या कंपनी अपने जो भी टारगेट है उनको अचीव कर सकती है। तो यहाँ देखिए, अब अपना यहाँ पे जो कि है बिजनेस मेथड का सिलेबस अपन ने डिस्कस किया। तो सभी के लिए जो बिजनेस मेथड सब्जेक्ट है वो कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल अपने मन में गलत फीलिंग्स नहीं लाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सभी के लिए समान है। क्योंकि जब 10th क्लास में बच्चा होता है, जब वो 11th में सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है या चूज करता है, तो हर सब्जेक्ट हर बच्चे के लिए नया होता है और सभी उसको समझते हैं और सभी बच्चे अच्छा करते हैं। तो कभी भी ये दिमाग में मत लाइएगा कि कॉमर्स वाले बच्चे अच्छा करेंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के मन में क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ये तो हमें आता है। तो इसलिए जो नॉन कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो इस पे ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमें नहीं आता। तो ऐसा है, ये सबके लिए कॉमन है और बच्चों बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो अब अपन देखिए हम आपके लिए फ्री सेमिनार लेके आ रहे हैं आपके टारगेट प्लस कोचिंग की तरफ से। तो आपके बच्चों रविवार प्रातः 25 जून प्रातः 9 बजे आपको फ्री सेमिनार ज्वाइन करिएगा आप लोग इसमें। तो और आप हमारी जो टीम रहेगी, ये हमारी टीम रहेंगी, तो प्लीज कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब इसको ज्वाइन करिए और सफलता हासिल करिए। धन्यवाद।